नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद यूपी में सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में मंत्रिमंडल के नामों पर बैठक में चर्चा की जा रही है और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और यूपी बीजेपी के नेता इसमें शामिल रहे हैं। जहां सरकार पार्ट 2 में उम्मीद है कि इस मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, तरजीह मिल सकती है। वहीं कई ऐसे भी चेहरे हो सकते हैं जो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं। वहीं 75 साल की आयु पूरी कर चुके और खराब परफॉर्मेंस के आधार पर हटाए जाने वाले मंत्रियों के नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। खबरों की माने तो जनता के बीच अच्छा संदेश देने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर खराब छवि, विभाग में बेहतर प्रदर्शन ना कर पाने वाले मंत्रियों को हटाने या उनके विभाग बदलने पर भी चर्चा की जा रही है। विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी और अपने वोट बैंक को सादे रखने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। होली के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि योगी सरकार पार्ट 2 में किस टीम के साथ योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं। सभी की निगाहें आकर के इस पर टिक जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि आखिर मंत्रिमंडल के भीतर वो कौन से चेहरे होंगे। क्या इससे पहले तक जिन चेहरों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कैबिनेट में, जिनको पहले जगह मिल चुकी थी, क्या एक बार फिर से जीते हुए उन्हीं चेहरों को आगे इस मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाएगा? क्या उनके पास कुछ ऐसे ही विभाग रहेंगे जैसे पहले थे, या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ बदलाव होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं? क्या नए सिरे से पूरा तरीके से शेड्यूल तैयार किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी मिले? माना यह जा रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर के इससे पहले भी कई नेता खुश नजर नहीं आ रहे थे और इसी नाखुश होने के चलते ही, हालांकि उस वक्त उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब समय है, मौका है, 2024 की तैयारी भी है, तो इसलिए हर कदम को भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर रख रही है और इसलिए शायद इतना समय लगा है कि अभी तक शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है और अभी तक चेहरों को लेकर के मंथन ही सिर्फ चल रहा है। चाहे लखनऊ हो, चाहे लखनऊ से लेकर के दिल्ली हो, सिर्फ गहमा गहमी और शोर नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या असल मायने में होने जा रहा है मंत्रिमंडल पर जो महामंथन चल रहा है, इसमें अमृत किसको मिलेगा, ये देखने वाली चीजें होंगी। और मंत्रिमंडल में कौन इन होता है, कौन आउट होता है। और इससे पहले क्योंकि बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि जो नौकरशाह हैं, क्या उनको पार्टी के भीतर, क्योंकि जिस तरीके से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, बड़ी सफलता उनको मिलती है, चुनाव जीते हैं, लेकिन अब कैबिनेट के भीतर भी क्या उनको जगह मिलेगी? और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शबनम पांडे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुधा मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सुवेश्वर सर्वेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर्वेश जी आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में जरा आपसे ही करना चाह रहा हूँ, आप अभी तक के समीकरण को देख रहे हैं, हर स्तर पर अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहती है सरकार और इसीलिए कोशिश है कि एक एक चेहरे को एक बार फिर से देख लिया जाए, क्योंकि लड़ाई 22 की नहीं, आगे 2024 को लेकर के है। आपने सही बोला। देखिए, जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी की भी गवर्नमेंट आई थी दूसरी बार, तो आपने देखा था जो मंत्रिमंडल था उसमें बहुत सारे नए चेहरे आए थे, जो पुराने यंग मिनिस्टर भी थे, जिसमें जैसे राज्यवर्धन राठौड़ जी सबको ड्रॉप किया गया था। तो उसी तरह, और ये आपने जैसे बोला कि बात 2022 की नहीं, बात 2024 की है, तो यही पूरी तैयारी और अमित शाह जी इसमें खासा दिलचस्प ले रहे हैं। और क्या कैबिनेट का रूपरेखा होना चाहिए, कौन कौन से मतलब एमएलए को मंत्री बनाया जाना चाहिए, जो पुराने थे उनको क्या सेम विभाग में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस पे गहन विचार विमर्श हो रहा है।
और ये पूरी स्ट्रेटेजी 2024 के चुनाव को देखकर ही बनाई जा रही है, क्योंकि यूपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अगर सेंटर में किसी को सत्ता में आना है तो वो सबसे पहले जो होता है वो यूपी पे फोकस करता है। जिसने यूपी को जीता वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। यह परिपाटी चली आ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो यूपी में गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी योगी आदित्यनाथ जी के संसद में, उसमें किस एमएलए को कौन सा मंत्री पद मिलेगा, इस पे गहन विचार विमर्श, साथ ही साथ जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है उसका भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा था चुनाव से पहले कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए थे, उन्होंने सरेआम पार्टी पे आरोप लगा दिया था कि पार्टी ना अनुसूचित जाति जनजाति का ध्यान नहीं रखती, ओबीसी का ध्यान नहीं रखती। तो मंत्रिमंडल पूरा बैलेंस रहेगा, उसमें हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही इनके दो सहयोगी दल है, अपना दल और निषाद पार्टी, उनका भी मुझे लगता है कि उनका भी मंत्रिमंडल में उनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि यहाँ पर समझ में आती हैं। लेकिन शबनम पांडे जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है, आज भी लगातार बैठकों के सिलसिले जारी हैं, इससे पहले भी लगातार मैराथन बैठकें चल रही थी, कुछ अभी तक निष्कर्ष निकल करके आ रहा है? आप उम्मीद तो यही की जा रही है और आज जो हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ तो कंफर्म हो ही जाएगा, चाहे तारीख हो या कुछ ना कुछ नामों को लेकर के फाइनल जो मोहर है वो आज लग जाएगी। बेशक डिस्क्लोज ना किया जाए लेकिन अंदर अंदर सहमति बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को होली के पर्व की मैं बधाई देती हूँ। और साथ ही जहां तक सरकार के स्वरूप की बात है, निश्चित तौर पर इस पर मंथन हो रही है, क्योंकि सरकार जब 5 साल चलती है तो सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्षता दिखाने वाली होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी और दमदारी से सरकार को काम करना होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक मंत्रियों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में ऐसा है कि किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और किसी को भी संगठन में जगह मिल सकती है। सबको सम्मान पूर्वक जगह मिलेगा। और अगर चेहरे की बात की जाए तो हर एक चेहरा मंत्रिमंडल में रखने के काबिल है हमारे पास। और लेकिन मंथन इस बात की होती है कि उसमें पुराने चेहरे, नए चेहरे, हर क्षेत्र के चेहरे और हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है, ताकि जनता के आशा और आकांक्षाओं को हम पूरी तरीके से पूरा कर सके। तो इस पर मंथन हो रही है। निश्चित ही होली के बाद जल्दी ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और आपके सामने वो सारे चेहरे आएंगे जो मंत्रिमंडल में मजबूती से सरकार को चलाने में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि प्रशासनिक स्तर पर इससे पहले तक काम करते रहे लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं चुनावी मैदान में। बीजेपी भी उनके ऊपर भरोसा करके उनको मैदान में उतार देती है, जीत भी हासिल कर लेते हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि ऐसे नौकरशाहों को या जिन्होंने सिस्टम के अंदर काम किया है उनको अब कैबिनेट के भीतर भी लाया जा सकता है। असीम अरुण, AK सिंह, राजेश्वर सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि कैबिनेट में इनको भी कुछ ना कुछ जगह मिल सकती है। कुछ संकेत देना चाहेंगे आज? हम भी ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। निश्चित तौर पे जो भी नौकरशाह आए हो या जो भी विधायक चुनकर आते हैं, उनकी किस क्षेत्र में काबिलियत है और कैसी काबिलियत है और उस काबिलियत का वो सरकार में क्या योगदान कर सकते हैं, जनता की सेवा में प्राथमिकता के साथ किस तरीके से वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसको जरूर देखा जाएगा। पर केवल किसी एक मुद्दे पर किसी का चयन नहीं होगा। हर तरीके से सरकार के प्रदर्शन को बहुत बेहतर करने और पिछली 5 साल की सरकार जो हमारी रही उसके जो योजनाएं हैं, उनके जो विकास कार्य, उनको एक विस्तार देना, उनको एक गति देना सरकार का ये है। तो इन सभी चेहरों के जिनकी भी जो काबिलियत है उसका फायदा सरकार में और संगठन में लेने की कवायद चल रही है। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता मनोज पुरवाल साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन मनोज जी आपसे ले लेता हूं, सुधा जी उसके बाद आता हूं आपके पास। मनोज पुरवाल साहब, जरा एक चीज तो बताइए ना कि अब नामों को लेकर के मंथन तो चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि हर एक फैक्टर को और न सिर्फ इस 2022 की जीत को देख रही है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि आने वाले समय के चुनाव को भी देख रही है। नजरें तो 2024 पर है और इसीलिए इस चेहरों के चुनाव में बड़ा मंथन किया जा रहा है, एक एक कदम बड़ा फूक फूक कर रखा जा रहा है।
आपको लगता है कि 24 को साधने के लिए तैयारी 2022 से ही शुरू हो गई थी और इसलिए इस इलेक्शन को बीजेपी बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लड़ रही थी? आपका कहना सही है। हम्म। 24 का चुनाव की तैयारी हो रही है और मेरा मानना यह है कि 24 की तैयारी में हम लोगों को जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टोटल मंत्रिमंडल में जाति समीकरण बैठा के मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, क्योंकि जाति समीकरण जिसकी बुराई भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, बसपा के बारे में कहती रही कि जाति पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लिए कहती रही कि जाति पार्टी है, एक परिवारवाद पार्टी है। मैं मानना हूं कि जब तक जाति समीकरण नहीं बैठेंगे तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार आगे ऐसे चलता रहेगा। हर तरीके से जाति समीकरण इस मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा क्यों हुआ मनोज पुरोहित साहब? ऐसा क्यों हुआ? जातिगत समीकरणों को साधने के लिए तो बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर आप उदाहरण देकर के कह रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं थी। समाजवादी पार्टी का भी एक अपना वोट बैंक था, अच्छा खासा प्रभुत्व था। एमवाई फैक्टर को लेकर के बड़ा जिक्र होता है, तो एमवाई फैक्टर की जो परिभाषा इससे पहले तक गढ़ी जाती थी वो आखिर चेंज कैसे हो गई? तो मुस्लिम यादव वोट बैंक को लेकर के जो कहा जाता, जिस फैक्टर को लेकर कहा जाता था, वो मोदी योगी कैसे हो गया फिर? ये जनता है और जनता बहुत जल्दी पिछली बात भूल जाती है, नई बात याद रखती है। तो पहले 370 को किया, वो भूली, राम मंदिर किया, फिर भूला, फिर इसके बाद चुनाव में, टोटल चुनाव में आपने देखा हो कि सभी लोगों ने जाति समीकरण करके टिकट बांटे हैं। और लास्ट में अपने जो मध्य यूपी है, इसमें अपना जो 14 जिला तक आते हैं, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, उसमें टोटल ये चुनाव में फैलाया गया कि साहब अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडे बढ़ जाएगी। ना राष्ट्रीय मुद्दा रहा, ना कोई धार्मिक मुद्दा रहा, केवल एक ही मुद्दा रहा कि खाली प्लाट होगा तो कब्जा हो जाएगा। इस तरीके भ्रमित करके पुरानी वाली पहुंचा के पुराने वाले समय पर इन्होंने वोट बैंक जो अपना बनाने का काम किया है। हाँ, नहीं तो इसमें समाजवादी पार्टी भी तो पीछे रह गई ना। सवाल तो ये भी है ना। ठीक है, इसमें शबनम पांडे जी कुछ कहना चाह रही है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं सुधा जी आपके पास आता हूं। शबनम पांडे जी, जिस तरीके से सपा के हमारे साथी कह रहे हैं जातीय समीकरण की बात, तो चुनाव लड़ने के लिए जातीय समीकरण बैठाने का काम इन्होंने किया। एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपने साथियों सहित सपा में जाते हैं तो वो सबसे पहला बयान जाति को लेकर ही करते हैं, जाति की टिप्पणी करते हैं और सोचते हैं कि वो जाति के ठेकेदार बन जाएंगे और चुनाव सपा को जिता देंगे। लेकिन औंधे मुंह गिरी इस तरीके की विचारधारा, जहां की उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के एजेंडे पे चलती है। मंत्रिमंडल में भी आप यही देखेंगे, सबका साथ होगा, हर क्षेत्र के लोगों के, हर तबके के आपको सहयोग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसी एजेंडे को लेके भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार और दमदार सरकार को इन्होंने देखा और आज ये हताशा के मुंह पे फिर से उस तरीके की बात कर रहे हैं और जनता के जनादेश का माखौल उड़ा रहे हैं, ये कह के कि जनता को बरगलाया गया। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को जनता लगातार बारीकियों से देख रही है कि जनता की परिपक्वता पे ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो कम से कम विपक्ष अब भी समझ जाए कि जनता की परिपक्वता और जागरूकता पे प्रश्न चिन्ह ना उठाए। एक दमदार और ईमानदार सरकार अगर काम करती है तो विपक्ष का काम होता है उसका सहयोग करना, ना कि झूठे आरोप लगाना। सुधा मिश्रा जी, क्या नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आती है, अब वापस से मंत्रिमंडल को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, उस पर महामंथन हो रहा है। हर एक क्षेत्र में और हर एक तबके को साथ लेकर के चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो यही कह रहे हैं कि इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है, क्योंकि यही तो नब्ज है ना, कांग्रेस पार्टी की जो कमजोर नब्ज है, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पा रही है या फिर दूसरे राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं, सभी को साथ लेकर के चलना, यही तो बीजेपी कर रही है और इसलिए उसको अच्छा कर रही है प्रदर्शन। जी बिल्कुल, मैं शबनम जी को शुभकामनाएं देती हूँ। आपका मंत्रिमंडल के बारे में चीजें चल रही हैं, लोगों के नाम आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। कि जो आपने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी शबनम जी ने कहा कि जिन जनता के मुद्दों को लेके आप सब कुछ करना चाहते हो वो बिल्कुल वही होना चाहिए, क्योंकि जनता का जो जनादेश है, जो परिपक्व जनादेश मिला हुआ है आपको,
उसके अनुसार ही अगर कार्य होता है तो आप जानते हैं कि जो हम बातें राजनीति में कर लेते हैं कि ये ध्रुवीकरण हुआ नहीं हुआ, जाति समीकरण बने कि नहीं बने, किसने किसको वोट दिया, ये सब बातें आपको पता है कि होती हैं, मतलब धरातल पे चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ जातियों को लेके, कहीं पे किसी और वजह से वोट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी हम बात अलग, उससे हम अलग नहीं हट सकते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि जो हमारा मंत्रिमंडल बन रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें भागीदारी स्त्रियों की ज्यादा से ज्यादा हो। जिस सम्मान की आप बात करते हो, जिस भागीदारी की आप बात करते हो, आधी आबादी की बात करते हो, तो मैं शबनम जी के माध्यम से ये जरूर बात पहुंचाना चाहूंगी कि उसमें स्त्रियों को, महिलाओं को भागीदारी करने का मौका मिले, उनको स्थान मिले, ये मेरी अपेक्षा है। मैं चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार होने वाली है, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर उनको सम्मान और उनको स्थान दिया जाएगा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत होगा कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। और हम पूर्णतः ये उपेक्षा नहीं बल्कि अपेक्षा करते हैं। उपेक्षा में तो हम बातों को दरकिनार कर देते हैं, निगेटिव बातें करते हैं। मैं आज कोई भी ऐसी बातें नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि जो सही चीज निकल के आई है कि इन्होंने जीता है और हमें कुछ न कुछ बड़ी उम्मीदें हैं शबनम पांडे जी। मैं सर्वेश जी वापस लौटूंगा आपके पास, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा सर। हाँ, लेकिन शबनम पांडे जी, एक बड़ा सवाल है कि बड़ी उम्मीदें हैं अब, और उम्मीदें इस बात को लेकर के भी हैं जो इस बार सत्ता में आए हैं, या कह लीजिए कि जो चुनकर के जनता ने जिनको भेजा है, अब वो चेहरे भी चाहते हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले ताकि वो प्रदेश के अंदर काम कर पाएं और अपने जो संगठन है या अपने जो पूरे इलाके के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ करके रख पाएं। क्या ऐसे में जो सुधा मिश्रा जी कह रही हैं कि महिलाओं को भी इसमें उनकी भूमिका होनी चाहिए, तो डिप्टी सीएम के पद पर किसी महिला को, और खास करके बेबी रानी मौर्य जिनका नाम बड़ी तेजी के साथ चर्चाओं में रहा, जैसे ही वो जीतती हैं उसके तुरंत बाद से ही बड़ी चर्चाएं चल रही थी, तो क्या उनके नाम को लेकर के भी कुछ ऐसा चल रहा है चर्चाएं? सुवेंदु जी, मैं सुधा मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ, और विपक्ष में होते हुए जिस तरीके से सकारात्मक टिप्पणी करते हुए अपनी सरकार के प्रति उम्मीद उन्होंने जताई है कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, निश्चित तौर पे उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में हमारी करीबन 25 महिला विधायक चुनकर आई हैं। तो हमने जिन महिलाओं को टिकट दिया था उनके साथ दमदारी के साथ खड़े रहे और उनको जिताने की पूरी कोशिश की, इसलिए सबसे बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई महिला विधायक की है। और इन महिला विधायकों में से कई चेहरे आपको मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा और एक सम्मानजनक पोर्टफोलियो के साथ रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई थी उसमें प्राथमिकता में महिलाओं को रखा था, ऐसा आपने पिछले 5 सालों में देखा है। और आगे भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए सांसदीय चुनाव हो या मंत्रिमंडल में स्थान हो या योजनाओं में या नौकरियों में, तमाम ऐसी जगहों पे आपको दिखेगा कि महिलाओं को प्राथमिकता से। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम पद, क्या उस पर भी किसी महिला को आसीन कराया जाएगा क्या? मैं सर्वेश जी को जोड़ लेता हूँ। सुवेश्वर सर, आप जरा इस पर भी हम बात कर रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम, क्योंकि हमने पहले देखा 2 डिप्टी सीएम 2 मुख्यमंत्री का तो चेहरा इस बार स्पष्ट है, एक बार फिर से कोई इसमें संशय नहीं है, संशय तो नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद योगी जी के फेस एक पे और चुनाव लड़ा गया। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि डिप्टी सीएम जो पहले 2 थे, क्या ये संख्या बढ़ सकती है? एक फीमेल, क्योंकि यहाँ पर एक वाजिब से डिमांड भी है और बड़ी अच्छी यहाँ पर बात भी होगी कि एक महिला को अगर इसमें जोड़ दिया जाए उप मुख्यमंत्री पद पर, तो संख्या बढ़ सकती है और 24 के लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए भी विशेष तौर पर बीजेपी टारगेट करती रही है। देखिए सुवेंदु जी, आपने सही कहा कि अगर एक महिला डिप्टी सीएम बनती है तो जैसा कि बीजेपी महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया और उन महिलाओं ने ही सरकार को सत्ता में वापसी दिलाई है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य जी जो आगरा से जीती हैं, उनके नाम को डिप्टी सीएम के लिए, एक डिप्टी सीएम के लिए आगे लाया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो संभावतः होगा वो तो जो आज अमित शाह जी और BL संतोष जी, JP नड्डा जी, योगी जी और ये सब मिलके कर रहे हैं। क्योंकि देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार चुके हैं और बेबी रानी मौर्य जी भी उसी समाज से आती हैं, तो वो जो सोशल इंजीनियरिंग और इक्वेशन की बात मैंने की, तो उनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। रही बात दूसरा, अगर महिलाओं की ही प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हो तो ऐसा और भी कयास लगाया जा रहा है कि रायबरेली से अदिति सिंह जी जीती हैं, वो पहले कांग्रेस में थी और वो बहुत ही एक अच्छी युवा महिला नेत्री हैं
और उनको अगर बीजेपी आगे करती है तो बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगी बीजेपी का और जनता के लिए अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ ये भी क्या लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि अपर्णा यादव जी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के जस्ट चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं, खैर उन्होंने चुनाव कहीं से नहीं लड़ा है, हाँ। लेकिन उन्हें भी शामिल किया जाएगा और एमएलसी के जरिए उन्हें सदन में पहुंचाया जाएगा। तो देखिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। संभवतः क्या होगा आज की मीटिंग के बाद पता नहीं कि अगर घोषणा करते हैं, मंत्रिमंडल की घोषणा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ हमें डेट मिल जाएगा कि योगी जी किस दिन शपथ ले रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की जनता बहुत ही बेकरार है ये सुनने को। सुरेश्वर जी, एक कयास तो ये भी लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बेशक चुनाव हार गए हों, लेकिन अभी भी उनका एक साल का जो समय है वो बचा हुआ है एमएलसी वाला, तो हो सकता है आगे उनको प्रमोट करें या फिर कैबिनेट में एक बार फिर से और डिप्टी सीएम के पद पर ही उनको लेकर के आए। देखिए मुझे जैसे बड़े बड़े चुनावी पंडितों से बात हुई या लगा तो बीजेपी जो चुनाव हार गए हैं उनको इस बार प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ। उनका एमएलसी का कार्यकाल बचा है, हाँ। इवन योगी जी का भी बचा है, तो योगी जी का पद रिक्त होगा क्योंकि वो विधानसभा से चुन के आ गए हैं। हाँ। तो अगर उनको बनाया जाएगा तो फिर तो बाकी के जो 11 मंत्री हारे हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। जैसे देखिए आप राणा जी जो यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हारे हैं, हाँ वो सुरेश राणा जी, वो भी अच्छे खासे उनका मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था अपनी मंत्रिमंडल में। तो फिर ये कयास सबके लिए उठ जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर जी हाँ मुश्किल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल आपको मिल रहा है प्रदेश के काम करने के लिए। हाँ। और बीजेपी जानी जाती है एक संगठन की पार्टी जानी जाती हाँ। है, और जो संगठन आदेश देता है वो उनके कार्यकर्ता सारे एमएलए एमपी सब मिलके काम करते हैं। तो और उसी से पार्टी में एक शिष्टाचार बना रहता है। अच्छा, और वही अगर ये कयास लगाए जा रहे हैं ना, तो कयास लगाने से पहले जरा मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शबनम पांडे जी से जरा आप रूल्स तो जान लूं ना कि आखिर नियम क्या कह रहे हैं। अभी एक नियम इससे पहले तक ये सुनने में भी आया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो मंत्री या जो विधायक इस बार का चुनाव हार गया उनको एमएलसी के जरिए सदन तक नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या ये सही है शबनम पांडे जी? देखिए अभी तक इस तरीके का नियम कहीं है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना मंत्रिमंडल में काम करना। और जहां तक डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो हर महिला डिप्टी सीएम का चेहरा हो सकती है, हर महिला मंत्रिमंडल का चेहरा हो सकती है। और जो हार गए हैं, हारने का मतलब ये नहीं कि वो हमारे वरिष्ठ नेता नहीं है और उन्होंने अपना प्रदर्शन सरकार में रहते बहुत अच्छा नहीं किया है, किन्हीं भी वजह से वो हारे, तो विरोध के स्वरूप उनको संगठन का भी अगर कार्यभार या मंत्रिमंडल का भी उससे तो दिया जाता है विरोध नहीं होगा तो क्या? उनके सम्मान जो को और बाकी बरकरार विधायक या रखा और जाए। बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं 10 से 11 मंत्री जो कि हार गए, तो क्या ऐसे में वो नहीं सवाल उठाएंगे कि उनको भी एमएलसी के जरिए एंट्री तो करवाई जाए? उन्होंने भी तो काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन और शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी भी एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी अगर मंत्री पद मिल जाता है और वो कितने भी वरिष्ठ ओहदे पे उसको बैठा दिया जाता है, सब उसको सराखों पे रखते हैं। इस तरीके के प्रश्न चिन्ह हमारे संगठन में नहीं होता और हमारी पार्टी में नहीं होता। संगठन में मैं बार बार कह रही हूँ कि अन्य विपक्षी पार्टियों में संगठन में ओहदा लेने में लोग कतराते हैं, सरकार में जाना चाहते हैं, पर हमारी पार्टी में सरकार और संगठन को समानता से देखा जाता है और जिसे भी संगठन जिस या सरकार में जगह मिलती है वो उस सम्मानजनक पद को लेकर उस पे सेवा भाव से कार्य करता है। तो इसलिए इस तरह का प्रश्न उठना कतई नहीं उठेगा और जो नए चेहरे हैं उनको भी तवज्जो दिया जाएगा। जिस तरीके की आपने चलिए नए चेहरों पर भी बात करूंगा, महिलाओं को नए चेहरों पर भी बात करूंगा कि कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे और कहां से वो आएंगे और कैसे उनको कैबिनेट में कहां तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन जरा मैं मनोज पुरवाल जी को जोड़ लेता हूं। मनोज पुरवाल जी, बड़ा यहाँ पर जिक्र हो रहा है अपर्णा यादव का भी। अब ये माना जा रहा है कि अब एंट्री उनकी भी करानी है, हो सकता है संभावना इस बात को लेकर के भी है कि उनको एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर आगे प्रोजेक्ट करें और उनको फिर वापस से लेकर के आया जाए, कैबिनेट में भी उनको जगह मिल सकती है। अब एक महिला नेत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, लेकिन इससे डेंट यहाँ पर क्या यादव परिवार को नहीं होगा क्या? अब नेत्री महिला जरूर है अर्पणा जी, लेकिन इनको जगह जो मिल रही है, जो स्थान मिला है मीडिया से लेकर चुनाव में भाजपा में, वो केवल इसलिए मिला है कि मुलायम सिंह नेताजी की पुत्रवधू है, इसके नाम की वजह से उनको आगे बढ़ाया गया। न ऐसी हजारों महिलाएं इस कद की हैं कि इनसे ज्यादा पावरफुल है, पब्लिक में लोकप्रियता है,
लेकिन उनको केवल नेताजी के नाम, परिवार के नाम की वजह से उनको आगे बढ़ा गया। अब मैं फिर आपसे फिर कहना चाहता हूँ, मेरी छोटी सी बात है, आप समझने की कोशिश करना इसको, कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों ये कहेंगी कि क्षेत्रीय और जाति संतुलन को अच्छे से साधा गया। ये आपकी हेडलाइन होगी, इसको आप गौर कर लेना, इस बात को नोट कर लेना कि ये क्षेत्रीय और जाति संतुलन रखा गया। ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होगा। नहीं, वो तो खुद मान रहे हैं कि हम सभी समीकरणों को साधेंगे, क्योंकि 24 का चुनाव है। हाँ 24 का चुनाव हमने साफ तौर पे कहा है कि हमारा एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, हाँ। सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो निश्चित तौर पे हर क्षेत्र के लोग होंगे, हर जाति के लोग होंगे, तो पूरी तरीके से समीकरण इस तरीके से हमारा बनाया जा रहा है जिसमें कि सरकार का प्रदर्शन बहुत मजबूत हो। सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रदर्शन पे है कि ईमानदार, पारदर्शी और दमदार सरकार की छवि हमारी है और वो बरकरार नहीं, रहे। लेकिन उसपे लेकिन और मनोज पुरवा जी ये जानना चाह रहे हैं शबनम पांडे जी कि 2024 ये जो हम एक लड़ाई बात है ना, और जानना जो चाहते हैं, तैयारी है बीच में 24 के लिए बोल कर रहे रहे हैं आप, ये हम प्रदेश बीच के में लोगों बोलना के लिए चाहते कम हैं। और 24 के लिए ज्यादा है। हम आपसे बीच में बोलना चाहते हैं। देखिए, हम आपको लगातार जनता के प्रति समर्पित पार्टी रहे हैं। जनता के को जो जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर हमने जितनी हाँ। पारदर्शिता से उतारा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इतिहास को बदलते हुए हमें 37 साल बाद हमारी सरकार को दोबारा से लाया है। पहली ऐसी सरकार रही है और साथ साथ हम भी इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने इतना विश्वास जताया तो हम उसके विश्वास पे खरे उतरे। इसलिए मंत्रिमंडल को उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश की जनता के आशा और आकांक्षाओं पे पूरी तरीके से खरा उतरने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें निश्चित ठीक है, तौर मनोज पे जी अगर को सरकार भी सुन लेते हैं मजबूत जरा, होगी तो वो भी अपना 2024 सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। मनोज पुरवा जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? इसका हम ये कहना समर्थन चाहते मिलेगा। हैं, आपने तमाम परीक्षाएं देखी होंगी, आईएएस की, आईपीएस की, डॉक्टर की, इंटर की, हाई स्कूल की, आपने तमाम परीक्षा देखी। क्या एक जात के लड़के टॉपर नहीं होते हैं? 2-2, 3-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होते हैं? ऐसा नहीं होता कि राजनीति में एक ही जात के लोग जो है मंत्री बन सके। इसमें जाति समीकरण, जो अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो भले एक जात के 2 लोग हों। नहीं, हम ये कहना की तैयारी भी करते थे बच्चे, भर्तियों में एक जाति के लोग आते थे, वो दौर गया उत्तर तो प्रदेश इसमें भी से। ऐसा भी तो हो एक सकता ही ना, जाति के लोग सब कुछ नहीं, बने, वो दौर उत्तर प्रदेश से चला गया। अब उत्तर प्रदेश में सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के आप लोग इसको अपनी अन्यथा घुमा रही भागीदारी हैं, आप इसको पूरी अन्यथा घुमा तरीके रही से देते हैं। हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस में या इंटर या हाई स्कूल में एक जात के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते कभी कभी, आपने देखा होगा पढ़ाई में। तो क्या जरूरी है राजनीतिक पढ़ाई में एक जात के लोग जो मंत्री नहीं बन सकते? इसमें क्यों जाति समीकरण की, अगर इसमें इसकी काबिलियत नहीं है तब भी जात के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाए, ये कहना चाहते हैं। जाति समीकरण सबसे ज्यादा चल रहा है तो राजनीतिक लोगों में चल रहा है, राजनीतिक दलों में चल रहा है। हाँ, जात चल रहा है। ठीक है, देखिए, सुधा जो मिश्रा जी, विधायक बन के हाँ, आते हैं वो जनता के जनादेश से बन के आते हैं। कहीं ना कहीं जनता उनके कार्यों को सराहती है, तब वो विधायक बन के आते हैं। इसलिए जितनी भी जातियों के लोग, जिस भी क्षेत्र के लोग विधायक बन के आते नहीं, हैं, ये कोशिश तो हर कोई राजनीतिक दल करता है ना। मंत्रिमंडल में ये तैयारी तो हर राजनीतिक दल करता है कि कोई भी जाति या कोई भी वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सुधा जी उसके बाद आता हूँ आपके पास। सर्वेश जी, मैं मनोज जी से ये पूछना चाह रहा हूं, अगर बीजेपी अपर्णा यादव जी को आगे बढ़ा रही है तो उससे उनको, पार्टी को क्या परेशानी है? दूसरी बात कि जो अगर सब जातियों का समावेश होगा पार्टी में तो हर एक जाति का, मतलब मंत्रिमंडल में, सॉरी, तो हर एक जाति का प्रतिनिधित्व होगा। और आपकी पार्टी तो एमवाई समीकरण के बेस पे ही आई थी। आपने भी अभी ब्राह्मण जाति को चुनाव से पहले साधने की कोशिश की थी। तो दूसरी पार्टी कर रही है तो उसमें से आपको परेशानी क्या? आप तो खुद ये सब काम कर चुके हैं। पुरवा साहब जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, न्यूज चली थी कि सज्जन सिन्हा को ममता बनर्जी ने अपना उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। तो वो नाम था इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया बंगाल में। तो ऐसे कोई परिवार से जुड़े लोग होते हैं तो उनको अपने पार्टी में लाने के लिए उनको हाईलाइट किया जाता है, इस परिवार को नीचे दिखाने के लिए, डाउन करने के लिए, कि चलो इनके परिवार के एक लोग हमारे पास आ गए। ये सब राजनीति के हथकंडे हैं। नहीं तो उनको कुछ कठिनाई आई परिवार में, उनकी नहीं सुनी गई, तभी तो इतनी बड़ी परिवार को छोड़ के वो बीजेपी का दामन थामा। तो परिवार, आप शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना मत करिए। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से निकल गए, उनका क्या हाल है वो सब जानते हैं।
वो रविशंकर प्रसाद जी के अगेंस्ट खड़े हुए, जबकि उस सीट से वो लगातार जीतते थे, चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, फिर कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं टीएमसी में। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजनीतिक कभी कभी आज से 30-40 साल पहले चले जाओ तो कांग्रेस जो खड़ा होता है वो जीतता था। ये तो राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी का एकदम स्थायित्व हो जाए कि अब अच्छा, ठीक है शबनम जी। अच्छा आता हूं मैं सुधा मिश्रा जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सुधा मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रही थी। सुधा जी। मैं आज बस जितने भी हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल में, और जातियां आप सभी जानते हैं कि हम कहें या ना कहें, लेकिन हर राज्य में, हर जगह पे, हर स्थिति पे, हर स्थान पे उनका इम्पैक्ट होता है। जैसा कि नौकरी के हमारे मनोज भाई बोलते कि नौकरियों में होता है, तो नौकरी अलग मुद्दा हो गया, राजनीति अलग मुद्दा हो गया। जाति में जो जीत के आ रहे हैं उसके बाद उनको क्या स्थान मिलेगा, क्या स्थान नहीं मिलेगा, मैं आज एक विपक्ष में होने के नाते बस इतना जो मेरी अपेक्षा है आज की बनने वाली सरकार से, मंत्रिमंडल से, कि जो व्यक्ति जहां से विशेष जगहों से आ रहा है अपने मुद्दों को लेके, उसका वह तो कम से कम स्थान मिले कि अपने मुद्दों को जो जनता ने विश्वास किया वहां तक पहुंचा पाए। क्योंकि हम बातें राजनीति में अगर वो करते हैं तो आप कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, ना करे तो आप कह रहे हैं कि उस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व। देखिए, राजनीति तो साधी जाती है, राजनीति लोग करते ही करते हैं, उसको मैं कोई दरकिनार ना तो शबनम जी मना करेंगी ना मैं मना करूंगी, ये तो लोग करते ही करते हैं। और जब जाति जगहों पे जाति विशेष के नेता बनते हैं, उनको खड़ा किया जाता है, अलग अलग पार्टियां बन जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट तो कम करता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। बैठ के मंचों पे ये कहने की नहीं हम नहीं करते, आप नहीं करते, तुम करते हो, हम करते हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपने जातियों में बांट दिया है, आपने हमने नहीं बांटा साधने के लिए कर रहे हैं। जातियों को बांटने वाले लोग कौन है ये आप भी जानते हैं, हमने नहीं बांटा। मैं बस आज के इस मंच पे मुद्दे में बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो जहां से आ रहा है, जो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जनादेश है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपनी चीजों को व्यक्त करने का माध्यम मिलना चाहिए, उसको स्थान मिलना चाहिए। और मेरी अपेक्षा सरकार से यही है कि वो कम से कम अगर वो जीत के आए हैं तो उन चीजों को जो जहां पे पिछड़े हुए हैं, जो चाहते हैं अपने जाति विशेष के नाम पे अलग अलग पार्टियों को बना के आगे बढ़ने के लिए, वो उनको मुद्दा मिले, वो आगे बढ़े और अपने उस जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ना है, कुछ कहीं पे ऐसी चीजें जो नहीं मिल पा रही हैं वो उनको मिले। मैं आज जातियों की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो जीत के आए हैं वो अपने अपने जगहों को रिप्रेजेंट करें, उनको स्थान मिले, बस इसकी बात करना चाहती हूँ। ठीक है शबनम जी, अब जरा सवाल है आपसे कि दो सहयोगी और भी हैं, है ना, उन सहयोगियों को लेकर के क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो रहा है? उनकी तरफ से कुछ डिमांड भी आई है क्या? देखिए शुभेंदु, जो जब भी गठबंधन होता है किसी पार्टी के साथ, तो उन पार्टी के साथ किसी बिंदु पे गठबंधन होता है और समझौता होता है, और उसके तहत ही गठबंधन होता है और हम चुनाव लड़ते हैं। तो जो भी बिंदुवार उनसे समझौता हुआ होगा उसके अनुसार उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। निश्चित तौर पे जीत कराने में उनका भी सहयोग रहा है, तो उन्हें भी गठबंधन के साथी होने के वजह से सम्मानजनक स्थान मिलेगा। और जहां तक हमारे साथी कह रहे थे कि नेताजी के पुत्र वधू को हम करने से नेताजी के परिवार को हम नीचा दिखाना चाहते हैं, तो देखिए उनकी पुत्र वधू माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नीतियों से, उनके विचारों से काफी लंबे समय से प्रभावित थी। वो लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर समर्थन देते दिखी थी जब वो सपा में भी थी। तो इस तरीके की बातें करना राजनीति में कि किसी महिला को, किसी परिवार की महिला है तो उसे दूसरी पार्टी में जाने पे आप अगर बंदिश लगाना चाहें या आप उस पर टिप्पणी करें तो ये गलत है, क्योंकि हर किसी। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं जरा इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। आप इससे पहले जो कैबिनेट था, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि अब निकल चुके हैं, हार का सामना उनको करना पड़ा, इसलिए उनको अब तो एंट्री थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि वापस से आए और उनको भी इस कैबिनेट में एक बार फिर से क्या मौका मिलने जा रहा है, और अगर मौका मिलेगा तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि इससे पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया था। सूत्र ये बताते हैं कि आलाकमान कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज को लेकर के खुश नहीं था, नाखुश नजर थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उस वक्त कुछ भारतीय जो सहयोगी दल हैं या फिर कुछ ऐसे चेहरे जो कि दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इस डर की वजह से कि नुकसान कहीं ज्यादा ना हो जाए इसलिए उनकी टिकट नहीं काटे या फिर उनके पोर्टफोलियो उनसे उस वक्त ले नहीं निकले। तो क्या अब वापस से मौका है बीजेपी के पास या संगठन के पास कि वापस से उनके ऊपर परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी एंट्री दिलाई जा सके?
ताकि एक बेहतर तरीके से जनता के सामने भी पारदर्शी तरीके से दिखाया जा सके? देखिए साहब, जिन्होंने काम नहीं किया हमने उनको साइडलाइन कर दिया। शबनम जी। शुभेंदु जी, देखिए आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जब दूसरा टर्म आया तो काफी नए चेहरों को जगह मिली है। तो जब नए विधायक आते हैं, नए चेहरे आते हैं, तो हर किसी की उम्मीद होती है कि हम मंत्रिमंडल में ये पद पाएं या संगठन में ये पद पाएं। तो जिनको भी हमारे जो सशक्त नेता हैं समझते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल से उन्हें संगठन में दिया जाए तो संगठन में डालते हैं। परफॉर्मेंस सभी का अच्छा था, परफॉर्मेंस कम और ज्यादा हो सकता है पर परफॉर्मेंस सभी का अच्छा था। लेकिन मंत्रिमंडल से सरकार संगठन में भी काम करने के लिए नेताओं के हम बीच मंत्रिमंडल में भी हुआ। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वो परिवहन मंत्री थे, लेकिन बीच के कार्यकाल में समझा गया कि संगठन में उनकी बहुत आवश्यकता है तो उन्हें संगठन में लाया गया। और आज अगर समझा जाएगा कि नहीं अब संगठन से इनकी आवश्यकता सरकार में है तो उन्हें सरकार में भी लाया जा सकता है। तो ये फेरबदल भारतीय जनता पार्टी में आम बात है और हमारे सशक्त नेता इसी पे मंथन कर रहे हैं कि किनको हम मंत्रिमंडल में लाएं और किन नए चेहरे और किन पुराने चेहरों का किस तरीके से सामंजस्य बनाए, किस तरीके से क्षेत्र के अनुसार सामंजस्य बने, किस तरीके से जाति के अनुसार, किस तरीके से उनके काबिलियत के अनुसार, सभी पहलू पे नजर डाला जाएगा। महिलाओं को कैसे उसमें भागीदारी दी जाए इसको भी देखा जाएगा। तो मंत्रिमंडल एक सशक्त मंत्रिमंडल बनेगा जो कि उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएगा। और उत्तर प्रदेश को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो 2024 का चुनाव भी देखिएगा कि मंत्रिमंडल के कार्यकाल कामकाज में ही होगा और संगठन के कामकाज पे होगा। तो सुवेश्वर जी कुछ ऐसा लगता है क्या सुवेश्वर जी कुछ क्योंकि बीजेपी जब भी कुछ नामों का ऐलान करती है ना तो कुछ अलग सा कर देती है ऐसा जिससे सब चौंक जाते हैं। कुछ ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हुआ था इससे पहले तक, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम को लेकर के कुछ बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है या कैबिनेट में किसी की ऐसी एंट्री जिससे लोग देख करके सोचे कि अच्छा ये तो लिस्ट में था ही नहीं नाम। हाँ, आपका कहना सही है। देखिए हमारे शबनम जी आता हूँ, ये सुवेश्वर जी से पूछ रहा था मैं। देखिए शुभेंदु जी आपका कहना सही है। मैंने बताया ना कि जैसे देखिए 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे नाम आए जो मतलब नए नाम थे, नए चेहरे को लाया गया। अब देखिए सारंगी जी को भी लाया गया था लेकिन फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो इस बार भी जरूर जो पुराने मंत्री हैं उनमें से बहुत लोग कंटिन्यू होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए चेहरे आएंगे जिसको लगेगा कि हाँ इनकी कैसे एंट्री हो गई या उनको जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में तो जरूर एक स्ट्रेटेजी के तहत दिया जा रहा होगा। क्योंकि बीजेपी का पूरा देखिए आज की जो यूपी की बैठक हो रही है उसमें अमित शाह जी खुद शामिल हैं, जेपी नड्डा जी और ये सब तो तमाम हैं ही और बीएल संतोष साहब, लेकिन अमित शाह जी भी खुद शामिल हैं। तो वो ये पूरा गहन विचार विमर्श चल रहा है और वो सब कुछ देखते हुए ध्यान केंद्रित करना है बस 2024 का। और साथ ही साथ अभी 2 साल है सरकार के पास प्रदेश का विकास करने के लिए, क्योंकि जो वादे इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में किए हैं उसको भी पूरा करना है, जो शिलान्यास किया है तो उसको लेते हुए तो जो बैलेंस मंत्रिमंडल हो या कुछ ऐसे नाम आ जाएंगे जो चौंकाएंगे और सबको अचरज में डालेगा, इसमें भी कोई मतलब संदेह नहीं है। बीजेपी ऐसे काम करती आई है और नए लोगों को वो प्रमोट करती है। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पर स्पष्ट भी हो गई होगी बीजेपी के लिए कि अभी भी जो यादव बेल्ट है या फिर कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है मैनपुरी, उसके आसपास का पूरा इलाका, टावा हो गया, हाँ, तो क्या वहां पर सेंधमारी के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है? वहां से कोई ऐसा चेहरा जिसको जो जीता है और प्रबल दावेदारी भी है तो कैबिनेट में जोड़ करके वहां पर एक चक्रव्यूह तैयार किया जा सके जिसमें समाजवादी पार्टी और उनको घेरने की भी कोशिश हो, ऐसा क्योंकि पहले भी चर्चाएं चल रही थी। इसमें जयवीर सिंह एक नाम हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्योंकि ये जो था एरिया वो समाजवादी पार्टी का मतलब अपना जो गढ़ कह लीजिए वो था और उसमें अगर जीतना, जैसे देवबंद से भी जीते हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी का जीतना, तो जरूर एक संदेश देना चाहेगी पार्टी, क्योंकि पार्टी को पुनः सत्ता में 2024 में आना है, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के कर रही है। तो ये स्ट्रेटेजी बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मैनपुरी हो गया,
गया, आपका इटावा हो गया, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता था। और वहां पे जाके जब पार्टी जीती है, अच्छा प्रदर्शन की है अपने योजनाओं के कारण, तो जरूर वहां के जो विधायक आए हैं जीत के, उनको मंत्रिमंडल में अगर शामिल किया जाता है तो एक अच्छा संदेश जाएगा और समाजवादी पार्टी को अपने ही किले में ये पूरी तरीके से चक्रव्यूह में घेर देंगे। मैं इसमें जरा मनोज पुरवाल जी को जोड़ लेता हूं। मनोज जी, अगर ऐसा होता है तो ऐसा आपको लगता है कि आने वाले 24 के लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी? 24 के लिए संघर्ष जरूरी है। हाँ। और संघर्ष तो होगा, इसमें कोई नो डाउट, क्योंकि भाजपा की सरकार बनी है, केंद्र में सरकार है, लेकिन हम लोग मजबूती से तैयारी करेंगे और 24 में हम लोग कम से कम अपने जो आसपास क्षेत्र हम लोग जीतेंगे। नहीं, कैसे जीतेंगे सर? मैं एक चीज़ बड़ा नोटिस भी कर रहा हूँ, आप बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है साहब, सरकार बनी है तो जाहिर तौर पर लाजमी है कि उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप कैसे आगे सर्वाइव करेंगे या कैसे आप 2024 के लिए तैयारियां करेंगे? कोई तो रणनीति होगी ना सर। अब 5 साल में लगभग 75 सीटें कम हुई हैं, 8 सीटें करीब कम हुई हैं भाजपा, 2 साल में और कम होगी, आप देखते जाइए। कैसे? लेकिन ये तो सत्ता का विरोध होता है, सत्ता का विरोध होता है, सत्ता का जब विरोध होगा तो हम 2 साल में और विरोध मिलेगा, उससे हम लोग प्लस में जाएंगे। शुभेंदु जी, हाँ, मनोज जी से ये पूछिए कि ये स्टेट का इलेक्शन था, 5 साल में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है वोट प्रतिशत हमारा। और अगला चुनाव और भी मजबूती से हम लड़ेंगे और वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटें फिर से इससे ज्यादा हमें दिखेंगी, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम किया। तो इसको जनता नकारा नहीं है जनता ने, और विपक्ष भी इसको नकार नहीं सकते। अगर नकारती है विपक्ष तो कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज जाता है कि नकारात्मक राजनीति कर रही है विपक्ष, और शायद इसी नकारात्मक राजनीति की वजह से आज विपक्ष हमारे सामने बौनी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि जिस तरीके से हमने कोविड काल में एक भी जनता को भूखे नहीं सोने दिया, हमने आर्थिक मदद की, हमने सामान्य परिस्थिति में भी शौचालय जैसी चीजों का भी ध्यान रखा, महिलाओं का गैस कनेक्शन, आवास, बिजली, 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, ओडीओपी के तहत हमने छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया। 34,000 से ज्यादा उद्योग ऐसे हैं जो कि आज अमेज़न पे लिस्टेड हैं। तो इस तरीके से हमने प्रदेश की छोटी छोटी विकास करके एक बड़े विकास के पथ पर प्रदेश को लाया है, और इसको और मजबूती से आगे लाने के लिए जो मंत्रिमंडल बन रहा है, जिस पे मंथन हो रही है, आप देखेंगे कि ये चौंकाने वाला सारे चेहरे होंगे, जिससे कि लगेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने और भी मजबूत मंत्रिमंडल दिया है और विकास कार्य। ठीक है सुधा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन मैं सुवेश्वर जी से लेना चाह रहा हूं। सुवेश्वर जी, मेरे को एक चीज और यहाँ जानना भी जरूरी है कि क्योंकि इस बार के पूरे चुनाव को देखें तो योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार, आप चाहे केंद्र जितने भी नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी आकर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ा जिक्र करते हैं। और योगी आदित्यनाथ की एक छवि जो बाबा बुलडोजर के तौर पर जो प्रोजेक्ट की गई, हालांकि खुद जो है समाजवादी पार्टी ने इसको आगे बढ़ा दिया था, बाबा बुलडोजर नाम दे दिया गया और उसको उन्होंने कैश कर लिया बीजेपी ने, तो ये बड़ा इम्पैक्ट बहुत हद तक लोगों के जहन पर पड़ा है। लेकिन क्या अगर कैबिनेट में कुछ ऐसे चेहरे, क्योंकि हम जो नौकरशाही की बात कर रहे हैं, पूर्व IPS कई ऐसे चेहरे, एक दो नाम जो हैं उनको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं, तो जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्या उनको गृह विभाग दिया जा सकता है, गृह मंत्रालय उनको दिया जा सकता है क्या? क्योंकि ये तो योगी आदित्यनाथ की पावर है, ये उनकी छवि इसी तौर पर बुलंद हुई क्योंकि उनके पास ये विभाग था, ये डिपार्टमेंट था। तो क्या ऐसे में उनके पास से ये अलग कर देना उनकी शक्तियों को कम कर देने के बराबर है, उनकी छवि को कमजोर कर देने के बराबर है? देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, और पार्टी कोई भी मंत्री या विभाग अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति होती है। तो अभी तक उनके पास गृह मंत्रालय था और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जैसे आपका जो वो संकेत है वो असीम अरुण जी और राजेश्वर सिंह जी की ओर है मेरे ख्याल से जी। तो देखिए, ये दोनों नौकरशाह रहे हैं और दोनों पुलिस विभाग से असीम अरुण जी, और वो कार्यरत थे वहां पे कानपुर में, और उन्होंने BRS लेके और फिर पार्टी ज्वाइन की। तो इनको मंत्रिमंडल में तो जगह मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर इनको स्टेट होम मिनिस्टर बनाया जाता है या फिर कोई
पावर मिनिस्टर, तो इनको कार्य करने का वहां पे अनुभव है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालना है, एक कानून मंत्री भी हो सकते हैं, और कैसे क्या करना है वो मुख्यमंत्री जी के साथ तालमेल करके एक अच्छा जो छवि है योगी जी की, उसमें कोई भी रत्ती भर कमी नहीं आएगी। बुलडोजर बाबा ही, और उन्होंने बुलडोजर किस पे चलाया है, हाँ। ये बात समझने की है। जो माफिया लोग थे, जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे थे, उससे सरकारी जमीन या लोगों की जमीन छुड़ाई गई है। नहीं तो इसी बुलडोजर को लेकर के तो सवाल उठते रहे ना पूरे कैंपेन के दौरान। विपक्ष ने यही तो सवाल उठाए कि ये तो बुलडोजर है जो कि करप्शन के खिलाफ चलना चाहिए था, ये वही बुलडोजर है जो कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि लोगों के जो रोजगार है उनके ऊपर चल जाता है। नहीं, तो लोगों के रोजगार के ऊपर कैसे आप मतलब करप्शन करके कोई संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हो, वो सरकार की जमीन को गलत तरीके से अपने में ले रहे हो, उसमें दूसरे गरीब लोगों की भी जमीन ले रहे हो, और उसको आप ढक दोगे कि नहीं यहाँ पे 150 लोग को जॉब मिला है, तो वो सही नहीं है ना। जिस गरीब की जमीन गई उसका क्या। आप करप्शन करके और उसको अपने तरीके से सही नहीं ठहरा सकते। जो गलत है गलत है। आप देखिए, अगर कोई मार्केट में भी कोई दुकान होता है और वो थोड़ा भी बढ़ा लेता है तो नगर निगम आके उसकी तोड़फोड़ करता है कि नहीं। लेकिन अगर वो कहेगा कि हमने 4 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उससे आप भरपाई नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है। अब देखिए, जो भी मतलब जितने भी लोगों पे बुलडोजर चला है वो गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठा की गई थी, उसी पे चला है, और किसी आदमी पे तो नहीं चला, और किसी जो बिजनेसमैन पे तो किसी पे नहीं चला। ठीक है, सुधा मिश्रा जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ये 2024 के लेकर के अब आपको लगता नहीं है कि कुछ और स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ और करने की जरूरत है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा बड़ा अच्छा था, लोगों को कनेक्ट भी किया, लेकिन इतना कनेक्ट नहीं कर पाया कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाए। वोट प्रतिशत भी गिर गया कांग्रेस का, 6 से 2% पे आ गए। सुधा मिश्रा जी। जी, मैंने हर बार मैं आजकल यही बोलती हूँ कि भाई जब जो जीता होता है वो सिकंदर है, वो अपनी बात को कहेगा। मैं अभी बात हो रही थी बुलडोजर बाबा की। सबसे पहले तो मैं अपने किसी भी संवैधानिक पद पे किसी व्यक्ति के लिए इसे पद का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही मैं बोलती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ही बोलती हूँ। अभी बात हो रही थी बुलडोजर चलने न चलने की। मुद्दे तब भी थे, मुद्दे आज भी हैं, मुद्दे खत्म नहीं होते। और मैं शबनम जी के माध्यम से चाहूंगी कि जो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को होली में सौगात मिलने वाली वो मिल जाए, जो चीजें होने वाली सब हो जाए। क्योंकि बहुत इवेंट के तरीके पे मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण की जो इकाना स्टेडियम में होने वाला है सब इवेंट हो रहा है, साथ में जितने बातें थी वो भी हो जाए। अभी बात की गई कि बुलडोजर वहां पे चला। अगर बुलडोजर वहां पे चला तो भाजपा में इस समय जो संख्या 83 विधायकों की दिखाई गई, सांसदों की, कि अपराधी के उसमें आते हैं, उनके उसमें जब अनाउंस किया जाता है कि हम कहाँ से क्या है, हमारे जब व्यक्तिगत परिचय दिया जाता है उसमें इतने लोग हैं, तो मतलब अगर चला दागी विधायकों के बारे में ना, हाँ बिल्कुल, अगर बुलडोजर चला तो मतलब कहीं नहीं, ना तो कांग्रेस में होना चाहिए, ना तो सपा में, ना भाजपा में, ना तो बसपा में, सब खत्म हो जाना चाहिए था। कैसे मतलब ये आप दिखा सकते हो दृष्टि और नजरिया किस तरह पेश किया जाता है, दोनों में कितना अंतर है। अगर ये चीज सभी राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है शबनम जी। बिल्कुल, मैंने देखिए, मैं अगर इस बात को कहने की हिम्मत रख रही हूँ तो जरूरत है राजनीति का जो अपराधीकरण है, राजनीति का मतलब है अपराधीकरण अगर हो रहा है, चीजें हो रही हैं, आप किसी एक चीज को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आगे बढ़ रहे हो, जनता आपको जनादेश दे रही है, तो उस चीज को माखौल बना के कि आप किसी अपने अकॉर्डिंग नियम को नहीं होने मत दीजिए ना, आप ऐसे कैंडिडेट को उतारिए ही मत ना। ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। ये दागी विधायकों का जिनको आप कह रहे हैं ना, जब नामों को लेकर की चर्चाएं चल रही थी और जब नाम फाइनल हो गए थे, ये हमने शो भी चलाया था बकायदा, हमने दिखाने की भी कोशिश की थी कि किस कौन से प्रत्याशी हैं। हाँ, मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसा था, माफियाओं के बहुत अच्छा है, जो अपराधी थे उनका खात्मा होना चाहिए, समाज में उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रही हैं ऐसे लोगों से ना? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्यों आखिर आज भी उनके ऊपर निर्भर नजर आती है। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन योगी मंत्रिमंडल को लेकर के इंतजार है कि कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे, कौन से चेहरे हैं जिनको एंट्री मिलेगी और कौन से चेहरे ऐसे हैं
जिनकी इस बार टाटा बाय बाय, क्योंकि पहले जो थे वो इस बार नजर नहीं आएंगे। खैर, ये सभी चीजें हैं जो कि आपने देखी हैं और हम इस कार्यक्रम के जरिए हमारा आप तक इस बात को पहुंचाने का यही एक कोशिश थी कि असल मायने में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है, क्योंकि अब इंतजार सिर्फ मंत्रिमंडल में उन चेहरों के सामने आने का है जिनको लेकर के आपको भी इंतजार है। तो ये जो है वो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको हमने चर्चा के दौरान उन सवालों के बारे में और उन सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।